हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। देखिए, अगर आप पहली बार इस प्रैक्टिस सीरीज से जुड़ रहे हैं, आपको बता दूं कि पेपर 1 के लिए हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। आपका जो अपकमिंग दिसंबर एग्जामिनेशन है वो हमारा यहाँ पर मेन फोकस है, और हम यहाँ पर टारगेट करते हैं एटलीस्ट 40+ क्वेश्चंस जो आप पेपर 1 में सही कर सकें आपके एग्जामिनेशन में। और इसी के लिए हम डेली यहाँ पर मिलते हैं, चाहे वो कोई भी दिन हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, चाहे वो संडे हो, कोई भी दिन हो। डेली ये सेशन आपको मिलता है 12:15 बजे दोपहर में। तो आप डेली 12:15 बजे जो है आ सकते हैं, और इस सेशन में बहुत अच्छे जो क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, तो वहाँ पर आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलिए और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहिए। डेली अगर आप जुड़ते हैं इन सेशन से, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फर्स्ट पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं 28 अक्टूबर का ये सेशन बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन मेड बाई कोठारी कमीशन वॉज स्पेसिफिकली एम्ड एट एड्रेसिंग एजुकेशनल इनइक्वालिटी इन इंडिया। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश कोठारी आयोग, जो कि 1964 से 66 में आया था, इसके द्वारा विशेष रूप से भारत में शैक्षिक असमानता को संबोधित करने के लिए की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने ये है। पहला ऑप्शन है स्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, यानी स्वायत्त विश्वविद्यालयों की स्थापना। दूसरा ऑप्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी सामान्य स्कूल प्रणाली का कार्यान्वयन। तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड बोर्ड्स फॉर स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, यानी मानकीकृत पाठ्यक्रम के लिए केंद्रीकृत बोर्डों का गठन। और चौथा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट ऑल लेवल्स, यानी सभी स्तरों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का परिचय। बताइए, अगर हम बात करें कोठारी कमीशन की, तो कोई स्पेसिफिक जो यहाँ पर एजुकेशनल इनइक्वालिटी से डील करने के लिए जो रिकमेंडेशन दिया गया था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, और जो यूजुअली हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। 1 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जो आपको इसका सही आंसर लग रहा है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। यूजुअली जैसा हम करते हैं एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो वही करेंगे आज भी। देखिए, पहला ऑप्शन है स्टैब्लिशमेंट्स ऑफ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, यानी स्वायत्त विश्वविद्यालयों की स्थापना। देखिए, कोठारी कमीशन जो है ये सपोर्ट करता था यूनिवर्सिटीज़ के आइडिया को। ऑटोनॉमी के बारे में कुछ हद तक जो है इसने बात किया था, लेकिन एकेडमिक फ्रीडम के लिए, हायर एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए था, ना कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी को पाटने के लिए या उसको फुलफिल करने के लिए था। ये रिकमेंडेशन जो है ना वो नहीं दिया गया था स्पेसिफिकली। अगर हम बात करें इनइक्वालिटी जो एजुकेशन में था उसको रिड्यूस करने के लिए स्कूल लेवल पे, ओके। तो ये जो है ना, जो एजुकेशनल इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्कूल लेवल पे जो है इस कमीशन ने रिकमेंड किया था, और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इतना ज़्यादा इसमें बात नहीं किया था। तो ये जो है नहीं होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन पर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम। देखिए, कॉमन स्कूल सिस्टम जो है कोठारी कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया था एजुकेशनल इक्वालिटी को, कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में। यहाँ पर शैक्षिक असमानता देखने को मिलता है ना। बहुत सारे ऐसे आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं जो कि जिन तक जो है ये शिक्षा पहुँच नहीं पाता है, और इसी को एड्रेस करने के लिए इसने रिकमेंड किया था CSS, कॉमन स्कूल सिस्टम, जहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो एक ही पब्लिक स्कूल में, सिमिलर टाइप के स्कूल में जो है अटेंड करेंगे, चाहे उनका सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहे उनका कुछ भी रहा हो। तो पर्पज क्या था? भाई इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना, यानी कि बराबर रूप से, परस्पर रूप से उनके पास शैक्षिक जो अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये प्रोवाइड करना, यही इसका जो है मुख्य लक्ष्य था। कॉमन स्कूल सिस्टम जो है ये अलग अलग पृष्ठभूमि से जो आने वाले बच्चे हैं, जिनके जो है अलग अलग नीड्स हैं, अलग अलग ज़रूरतें हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में था, वो भी इक्विटेबल तरीके से, बराबर रूप से। और इससे क्या होगा? डिस्पैरिटी कम होता, यानी कि जो भेदभाव होता था वो कम होगा, और इसी के लिए ये कॉमन स्कूल सिस्टम रिकमेंड किया गया था। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का बी। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया हो। अपने अगले ऑप्शन पर चलें, क्योंकि हम सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रलाइज बोर्ड्स फॉर स्टैंडर्डाइज करिकुलम। देखिए, सेंट्रलाइज बोर्ड के बारे में जो जैसे ये कमीशन ने क्या किया था कि भाई बात किया था स्टैंडर्डाइज करिकुलम के बारे में कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक, लेकिन सेंट्रलाइज बोर्ड जो है ना वो डायरेक्टली इंटेंड नहीं किया था इसने, है ना। ये फोकस था इसका कि करिकुलम को यूनिफाई किया जाए। अलग अलग स्टेट्स जो है वो अपना अलग अलग जो है पाठ्यक्रम चलाते थे, तो उन पाठ्यक्रमों को जो है ये एकीकृत करने के बारे में था, ताकि एक कोहेसन दिख सके। क्योंकि भारत जो है एक कंट्री है, तो उसमें उसके पाठ्यक्रम में जो है ना
एक जुड़ाव महसूस हो। ऐसा ना हो कि एक स्टेट में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, दूसरे स्टेट में कुछ और इससे जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, अधिगम का अनुभव है, वो और ज़्यादा बेहतर और समग्र बनता। तो ये जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम का होता क्या है, इसको रिकमेंड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट और प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट हो उनका, वो जो है ना कहीं नौकरी कर सकें। लेकिन ये टारगेट जो है इसमें नहीं था, खासतौर से एजुकेशनल इनइक्वालिटी को कम करने के बारे में इससे कोई लेन देन नहीं है, है ना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने के बारे में है, तो ये भी इसका सही उत्तर नहीं होगा। 20 का सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इन वाइगॉस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, है ना, वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में जो स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट प्राइमरली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। बताइए निम्नलिखित में से किस शैक्षिक अभ्यास को संदर्भित करती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, अलाउिंग स्टूडेंट्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली विदाउट गाइडेंस, यानी बिना मार्गदर्शन के छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइडिंग टेम्पररी असिस्टेंस टू सपोर्ट अ स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी छात्र के सीखने में सहायता के लिए अस्थायी समर्थन प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रक्चरिंग लेसन्स टू इंक्रीज मेमोराइजेशन, यानी पाठों की संरचना इस प्रकार करना कि स्मरण शक्ति बढ़े। और चौथा ऑप्शन है असेसिंग अ स्टूडेंट्स नॉलेज बिफोर टीचिंग न्यू मटेरियल, यानी नए सामग्री को पढ़ाने से पहले छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना। बताइए इसका फोल्डिंग जो है ना, इनमें से कौन सा एजुकेशनल प्रैक्टिस उसको संदर्भित कर रहा है, कौन सा शैक्षिक अभ्यास जो है इसको दर्शा रहा है। जो भी आपको लग रहा है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख के और मेंशन कर देंगे कि इसका सही उत्तर जो है ये वाला होगा। इससे होता क्या है कि एक तो आप एक्टिव रहते हैं, दूसरी चीज़ कि आपका ब्रेन उस हिसाब से काम करता है कि आप एग्जाम में भी सही उत्तर जो है वो टिक कर पाएंगे, है ना। तो उसके हिसाब से, क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं, अगर आप पैसिवली सिर्फ बैठ के सुनोगे तो आप नहीं कर पाओगे ये चीज़ें जो हैं जहाँ पर करना चाहिए जब एग्जाम में आप जाओगे। तो एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन हमारे सामने है, पहला ऑप्शन अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न इंडिपेंडेंटली विदाउट गाइडेंस। देखिए ये स्कैफोल्डिंग से बिल्कुल भी अलाइन नहीं हो रहा है। इंडिपेंडेंटली कह रहा है, ये जो है ना कह रहा है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना। देखिए जो इंडिपेंडेंट अगर आप छात्र रहेगा तो वो कैसे, स्कैफोल्ड का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप जो है ना उसको हेल्प प्रोवाइड करें। जैसे बचपन में आप साइकिल चलाना जब सीख रहे थे, है ना, और साइकिल चलाने सीखते समय जो है आपके पापा या आपके मम्मी जो भी, वो पीछे से साइकिल पकड़ के और आपको जो है सिखाते थे, और जैसे उन्होंने देखा कि हाँ थोड़ा सा कंट्रोल आपको आ रहा है, वो पीछे से वो छोड़ देते थे, हेल्प वो करना छोड़ते थे, और फिर भी आप चलाते जाते थे और आगे बढ़ जाते थे। उसी जो पकड़ के और थोड़ा सा आपको हेल्प करना, थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन देना, इसी को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, है ना। अब इंडिपेंडेंटली बिना किसी गाइडेंस के आप कह रहे हो तो ये स्कैफोल्डिंग थोड़ी होगा। इसमें टेम्पररी सपोर्ट कहाँ आप दे रहे हो, क्योंकि इसमें तो एक्टिव और टेम्पररी सपोर्ट चाहिए। इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है ना, इसमें स्कैफोल्डिंग को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो स्कैफोल्डिंग के आगे वाला पार्ट है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए ये इसका सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा है प्रोवाइडिंग टेम्पररी असिस्टेंस टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग, यही इसका सही उत्तर होगा। छात्र के सीखने में सहायता के लिए अस्थायी समर्थन प्रदान करना। तो वाइगोस्की का जो सोशियो कल्चरल थ्योरी था ना, इनमें इन्होंने स्कैफोल्डिंग को रेफर किया था टेम्पररी सपोर्ट के तौर पे, अस्थायी समर्थन के तौर पे, जो कि टीचर देंगे, मेंटोर देंगे, पियर देंगे। पियर्स मतलब क्या हो गया, सहपाठी। मेंटोर्स मतलब क्या हो गया, जो गुरु जैसे जो मार्गदर्शन करते हैं। टीचर क्या हो गया, जो शिक्षक हैं ये हो गए। तो ये क्या करेंगे कि भाई कोई भी स्टूडेंट कहीं अटक रहा है तो थोड़ा सा उसको हेल्प प्रदान कर देना, थोड़ा सा पुश दे देना, जिससे कि वो टास्क या को आगे कंप्लीट कर पाए या फिर कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है, जो कि अपने से खुद से वो नहीं कर पा रहा है अलोन, है ना। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनेगा, वो सपोर्ट जो है ना धीरे धीरे करके रिमूव कर दिया जाता था, ग्रेजुअली ये रिमूव कर दिया जाता था। जैसे जैसे मान लीजिए कि जैसे जैसे आपने साइकिल सीखा, वैसे वैसे आपके पेरेंट्स ने वो सपोर्ट हटा दिया और फिर आप खुद से चलाने लगे। अगर ये जीवन भर आपको पकड़ के ही सिखाते रहेंगे तो आप चला ही नहीं पाते, है ना। तो आपको जो है मेन यही है कि इंडिपेंडेंट बनाना है, लेकिन धीरे धीरे वो सपोर्ट हटा के। इसका फोल्डिंग जो है इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम कहते हैं ZPD का कॉन्सेप्ट, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है ना वो स्पेस होता है जो कि एक लर्नर, मान लीजिए एक लर्नर जो है ना वो 9 स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उसको सपोर्ट मिलेगा ना तो वो 12 स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो 9 से 12 का सफ़र है, ये खुद से ये नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इनको,
और जिस पुश की ज़रूरत पड़ेगी इसी को हम कहते हैं यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ये वाला जो है जोन, यानी इस जोन जो कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए है, और इसमें वो स्कैफोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट भी काम आता है। ओके, स्ट्रक्चरिंग लेसन्स टू इंक्रीज मेमोराइजेशन। देखिए, अगर हम मेमोराइजेशन के बारे में बात करें तो इसके फोल्डिंग जो है ना, ये ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, मेमोराइजेशन के बारे में नहीं है। ये फोकस करता है डीपर लर्निंग पे, ना कि सिर्फ जो फैक्ट्स हैं इनको रिकॉल करने पे, है ना। फिर अगला ऑप्शन है स्टूडेंट के नॉलेज को जो है असिस्ट करना नए मटेरियल को जांचने से पहले। तो प्रायर नॉलेज ज़रूरी है एजुकेशन में, लेकिन स्कैफोल्डिंग को ये डिफाइन नहीं करता। स्कैफोल्डिंग किसे कहते हैं? ऑन गोइंग सपोर्ट, जो कि हम लर्निंग के दौरान करते हैं, इनिशियल असेसमेंट के दौरान करते हैं। स्कैफोल्डिंग जो है वो ऑनगोइंग सपोर्ट के बारे में है, जो कि हम अधिगम के दौरान ही देते हैं, और ये कोई इनिशियल असेसमेंट नहीं है जिसके बाद आप कुछ नया पढ़ाते हैं। तो ये भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर आपने दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के प्रश्न मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए उनके पास ज़्यादातर पूछने के लिए कुछ नहीं है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। तो कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हितों की रक्षा करता है और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। आपको जो लग रहा है इसका कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 45 या अनुच्छेद 45, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 19 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 21A या अनुच्छेद 21A। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जिसमें बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यानी कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के हितों की रक्षा करने के बारे में और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में। तो देखिए एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन आ रहा है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का है, ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स। किसका? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स तो हो गया, लेकिन किसका एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स? ये माइनॉरिटीज़ का। ओके, और इनको जो है ये अलाउ करता है कि वो अपने कल्चर को, अपने लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट को कंजर्व कर सकें, है ना। और ये प्रमोट करता है किसको? समावेशी शिक्षा को, इंक्लूसिव एजुकेशन को। कैसे? माइनॉरिटी की जो इंटरेस्ट हैं, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनकी जो भी हित है उनकी रक्षा करके, इससे जो ये समुदाय है ना, ये और ज़्यादा अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर पाएंगे, चला पाएंगे ऐसे जो है संस्थानों को। और यूनिक कल्चरल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो है ना अपने इनको जो है बचा के रखना है, अपने जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है और अपने स्क्रिप्ट है, इन सभी चीज़ों को। और इसके लिए इनको जो है ये राइट दिया गया है आर्टिकल 29 के तहत। तो आर्टिकल 29 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 45 जो है ना, ये इनिशियली मैंडेट किया गया था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो बच्चों को अप टू 14 ईयर्स दिया जाता, अप टू 14 ईयर्स जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था उसके लिए। लेकिन ये माइनॉरिटी एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात नहीं करता है। आर्टिकल 19 जो है ना, ये इंश्योर करता है कुछ टाइप के जो है फ्रीडम, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, असेंबली हो गया, एसोसिएशन हो गया, तो ये भी नहीं होगा। और आर्टिकल 21A जो है ये गारंटी करता है राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14। ये भी सारा बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। आर्टिकल 21A राइट टू चिल्ड्रन, जो एजुकेशन का राइट है उनके पास, फंडामेंटल राइट इसको बोला जाता है ना, फंडामेंटल राइट है ये। और इसने भी माइनॉरिटी के बारे में कुछ खास बात नहीं की, तो ये भी नहीं होगा। इसका 29 जो आर्टिकल 29 यानी फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 29 इसका सही उत्तर होगा। तो बताइएगा कि क्या आपने जो है ये वाला क्वेश्चन पहले कहीं देखा था या सॉल्व किया था? और अगर आपको हमारे ये क्वेश्चंस, हमारे बनाए गए ये पूरा क्लास अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए आपके वीडियो को लाइक करने से थोड़ा सा यूट्यूब इस काम को और पुश करता है और हमें भी मोटिवेशन मिलता है। According to the ICF model, which type of environmental factor is directly involved in creating social handicaps for people with disabilities? Important मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। ICF मॉडल के अनुसार कौन सा पर्यावरणीय कारक विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक बाधाएं उत्पन्न करने में सीधे तौर पर शामिल है? पहला है फिजिकल स्ट्रक्चर्स दैट लिमिट मोबिलिटी, यानी शारीरिक संरचनाएं
जो गतिशीलता को सीमित करता है। दूसरा ऑप्शन है सोसाइटल एटीट्यूड्स दैट डिस्क्रिमिनेट, यानी भेदभाव करने वाले सामाजिक दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी सहायक प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता। और चौथा ऑप्शन है पर्सनल मोटिवेशन लेवल्स, यानी व्यक्तिगत प्रेरणा का स्तर। बताइए इनमें से कौन सा ICF मॉडल के अनुसार वो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है कि भाई सोशल हैंडीकैप्स क्रिएट करने में, और जो लोग जो विकलांग लोग हैं उनके लिए। एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे मेंशन करेंगे। देखिए पहला अगर हम ऑप्शन डिस्कस करें जो कि फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल स्ट्रक्चर्स दैट लिमिट मोबिलिटी, तो देखिए फिजिकल बैरियर जो है ना वो इनएक्सेसिबल बिल्डिंग हो सकता है, ये जो है डिसेबिलिटी के एक्सपीरियंस को कंट्रीब्यूट इसमें तो करता है, लेकिन ICF मॉडल जो है ये क्लासिफाई करता है इसको फिजिकल बैरियर के तौर पे। सोशल हैंडीकैप से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। सोशल हैंडीकैप मतलब क्या होता है? सोशल हैंडीकैप मतलब ये एटीट्यूड से, यानी कि किसी का कैसा जो है हाव भाव है, एटीट्यूड है, उससे रिलेटेड होता है। और यहाँ पर ये फिजिकल बैरियर जो है ये आपका डायरेक्टली बिल्डिंग वगैरह से, यहाँ फिजिकल स्ट्रक्चर से जो है जो कि मोबिलिटी को लिमिट कर रहा है, तो ये जो है नहीं होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सोसाइटल एटीट्यूड्स दैट डिस्क्रिमिनेट, तो यही इसका सही उत्तर होगा। मैंने बताया था ना एटीट्यूड, देखिए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, इसको हम कहते हैं ICF, है ना, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ये मॉडल जो है ना सोसाइटल एटीट्यूड्स जो कि डिस्क्रिमिनेट करते हैं और एनवायरमेंटल बैरियर्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल हैंडीकैप में, इसके बारे में बात करता है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? पहला तो है पूर्वाग्रह, प्रीजुडिसेस, जो आपने मन में अपने किसी के प्रति बैठा रखा है। स्टीरियोटाइप, जो कि किसी से हम जोड़ के और अपना स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, है ना, तो सोशल एक्सक्लूजन मतलब समाज से अलग थलग जो है कर देना, और ये जो है ना डिसेबिलिटी की वजह से हो सकता है, और इससे काफ़ी डिसएडवांटेज मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है उन लोगों को जो डिसेबल्ड हैं, जो कि विकलांग हैं। तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है उनको कि वो सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाएँ। सोसाइटी में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार सोशल गैदरिंग्स में लोग उनको अजीब तरीके से दिखते हैं, उनसे अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। तो यही जो है सोशल हैंडीकैप क्रिएट करता है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, भेदभाव करने वाले सामाजिक दृष्टिकोण। तीसरा ऑप्शन जो आपके अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, तो अवेलेबिलिटी या लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो है ना ये इफेक्ट करेगी क्या? एक्सेसिबिलिटी वाला पार्ट, कि आप जो है ना कहीं पे जा रहे हैं तो एक्सेस कर पा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी है वो डिसेबल्ड है, लेकिन उसको वॉशरूम जाना है और वहाँ पर जो है वो हैंडीकैप के लिए वहाँ वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध ही नहीं है, तो कितना प्रॉब्लम होगा वॉशरूम में। तो ये एक्सेसिबिलिटी वाला फैक्टर है जो कि ध्यान में रखना होता है, और ये सोशल हैंडीकैप से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। पर्सनल मोटिवेशन लेवल जो होता है ना ये इंडिविजुअल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, और ये डायरेक्टली जो है सोशल हैंडीकैप से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले देखिए पेपर 2 एजुकेशन में आप अगर एनरोल करना चाहते हो तो कुछ लास्ट डेज ही चल रहे हैं एडमिशन के। 1999 प्राइस रखा गया है, और कुछ संस्थान तो ऐसे हैं जो कि अपने टेस्ट सीरीज़ का प्राइस इतना रख रहे हैं, मैंने देखा है। तो मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ का प्राइस लोग इतना रखते हैं, इतने में हम लोग आपको जो है ये सारे मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, इसके साथ साथ नोट्स, पर्सनल गाइडेंस, प्लस आपको जो है लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं। मेरे क्लासेस जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, लाइव क्लासेस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बाउंस बैक बैच से आप जुड़ सकते हैं, एडमिशन ओपन है, और इसके साथ साथ आपको पेपर 1 भी फ्री दे रहे हैं। तो ये जो है ना कुछ भी फ़ी नहीं है। आप अगर देखेंगे कि जो है जहाँ पर 8,000 10,000 अपवर्ड्स तक चार्ज किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9015958713, और आप एडमिशन ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 5वां प्रश्न है, द क्योटो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म टू एनेबल डेवलप्ड कंट्रीज टू मीट देयर एमिशन रिडक्शन टारगेट। बताइए क्योटो प्रोटोकॉल ने विकसित देशों को अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का परिचय दिया? पहला ऑप्शन है ग्रीन क्लाइमेट फंड, दूसरा ऑप्शन है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या स्वच्छ विकास तंत्र, तीसरा ऑप्शन है कार्बन टैक्स, और चौथा ऑप्शन है इको कंजर्वेशन फंड, इको रक्षण फंड। तो बताइए इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिख के
नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि हाँ ये सर इसका सही उत्तर होगा। इससे मुझे भी ये अंदाज़ा लगता है कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कितने मेरे लर्नर्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एक्टिव रहते हैं और डेली क्लास अटेंड करते हैं। अब तो मुझे बिल्कुल नाम जो है मेरे जहन में याद हो गया है कि कौन डेली जो है कमेंट कर रहा है। तो एक एक ऑप्शन जो है यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला ऑप्शन है ग्रीन क्लाइमेट फंड। देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है इस्टेब्लिश किया गया था बाद में, ये यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो था ना, UNFCC, यूएन क्लाइमेट कन्वेंशन ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये इसमें जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका फोकस था फाइनेंशियल असिस्टेंस डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड करना, लेकिन ये एक मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं आया था, तो ये भी इसका नहीं होगा, है ना। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या CDM के भी नाम से इसको हम जानते हैं। ये अलाउ करता है जो डेवलप्ड कंट्री या जो विकसित देश हैं कि वो इन्वेस्ट करेंगे एमिशन रिडक्शन टारगेट में। एमिशन रिडक्शन टारगेट क्या हो गया, यानी कि जो उत्सर्जन कटौती लक्ष्य हैं इसमें ये पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएंगे जो कि डेवलपिंग नेशंस को अपने टारगेट पूरा करने में, जो विकासशील देश हैं उनको अपने टारगेट्स पूरा करने में हेल्प करेंगे। तो ये सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, और वो अपने कंट्री के बाहर, है ना, सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये हेल्प करेंगे और कार्बन क्रेडिट जो है हासिल करेंगे। कार्बन क्रेडिट मिलने से क्या होगा कि इनके पास एक सुविधा होगी कि हाँ इतना कार्बन उत्सर्जन ये कर सकते हैं। तो अपने एमिशन के टारगेट को पूरा करने के लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ये इसका सही उत्तर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल में इसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, स्वच्छ विकास तंत्र, है ना। कार्बन टैक्स क्या है, एक सेपरेट पॉलिसी है, कुछ कंट्री यूज़ करते हैं डोमेस्टिकली, ये क्योटो प्रोटोकॉल का जो है पार्ट नहीं है। और इको कंजर्वेशन फंड क्या है, देखिए कोई भी ऐसा फंड, इको कंजर्वेशन फंड जो है ना वो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर नहीं एस्टैब्लिश किया गया था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो, अगर आपको ये यूनिक लग रहा हो तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। इसी टाइप के जो है इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपसे ये लोग बहुत ही सिंपल सवाल पूछेंगे। ये सवाल बिल्कुल सिंपल है और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसका सही जवाब बहुत जल्दी दो। ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पे। इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्हाट इज प्रपोज्ड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल 10.2 सिस्टम, यानी जो पारंपरिक 10+2 प्रणाली जो अभी तक चल रहा था कि 10 तक पढ़ाई हम करते थे, फिर +2 करते थे 12th, तो उसको बदल के अब एक नया स्ट्रक्चर लाया गया। बताइए इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन है आपके पास 3+5+2+4, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 5+3+3+4, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 4+4+4+2 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 6+2+2+4। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो भी आपको लग रहा है इसका सही उत्तर प्रश्न नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 6 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि हाँ सर इसका ये वाला जो है सही उत्तर है। ये वाली जो प्रणाली है ये रिप्लेस कर रही है जो हमारा ट्रेडिशनल अभी तक चला हुआ आ रहा था वो। एक चीज़ और मैं आपसे पूछता हूँ, वो भी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, और वो ये है कि ये 10+2+3 जो सिस्टम आया था ये कौन से कमेटी या कमीशन ने रेकमेंड किया था, ये आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस सवाल का फिलहाल सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं कर सकते हैं। 5+3+3+4 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नया स्ट्रक्चर लाया गया है, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या है। 5 ईयर जो है ये ना फाउंडेशन एजुकेशन है, ये 5 साल जो है ये आपको फाउंडेशनल एजुकेशन में देना है। फाउंडेशनल एजुकेशन मतलब बेस तैयार करना है, नींव तैयार करना है ना। और ये एज क्या रहेगा, 3 से 8 साल तक, तो ये 5 साल हो गया। 3 ईयर्स जो है ना, ये जो 3 है ये प्रिपरेटरी है, प्रिपरेटरी स्टेज है, यानी कि 8 से 11 साल के एज के लिए। 3 ईयर्स अगला जो है ये मिडिल है, ये 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और 4 साल जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, ये एज रहेगा 14 से 18 साल। तो 5+3+3+4 ऐसे चलेगा। ये फ्रेमवर्क जो है ना ये फोकस करता है कॉग्निटिव और जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेज है उसको ध्यान में रखते हुए, जो कि डेवलपमेंटल स्टेजेज आपने पढ़ा हो, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है SPCF। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चारों स्टेज को बनाया गया है। और
10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर है इसको ये रिप्लेस कर रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या NEP 2020 में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द जस्टिस वर्मा कमीशन इन इम्प्रूविंग टीचर एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग लाया गया था 2012 में और ये टीचर एजुकेशन पे इसका फोकस था। तो बताइए कि भारत में शिक्षा में सुधार के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सुझाव का समर्थन किया था जस्टिस वर्मा कमीशन ने। पहला ऑप्शन है रिकमेंडेड इंक्रीज्ड प्राइवेटाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षा में निजीकरण बढ़ाने की सिफारिश की। दूसरा ऑप्शन है एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, यानी शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार के लिए समर्थन किया था। तीसरा ऑप्शन है सजेस्टेड न्यू करिकुलम फॉर हायर एजुकेशन ओनली, यानी केवल उच्च शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम सुझाया था। या फिर चौथा ऑप्शन है प्रपोज्ड रिमूविंग रेगुलेटरी बॉडीज इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में नियामक निकायों को हटाने का प्रस्ताव रखा था। इसका सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 या प्रश्न नंबर 7 लिख के नीचे अपना आंसर जरूर देंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको क्या लग रहा है सही होगा। एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास है रिकमेंडेड इंक्रीज प्राइवेटाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। देखिए, प्राइवेटाइजेशन के बारे में तो कभी भी कोई कमीशन रिकमेंड कर ही नहीं सकता है। ये कमीशन जो है ना, फोकस प्राइवेटाइजेशन पे था ही नहीं, बल्कि क्वालिटी जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, जो अभी प्रेजेंट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाना था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी ऑप्शन है एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। देखिए, जस्टिस वर्मा कमीशन जो था ये जोर डालता था क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे टीचर एजुकेशन में, और इसने रिकमेंड किया कि स्टैंडर्ड्स सेट होने चाहिए, है ना, एक मानक तैयार करना चाहिए। इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना चाहिए, बिल्कुल ही पारदर्शी तरीके से रिक्रूटमेंट हो, और जो ट्रेनिंग है वो क्वालिटी वाली हो, यानी गुणवत्ता भरी हो। ये इंपॉर्टेंट है। और ये हाईलाइट करता था कि वेल प्रिपेयर्ड टीचर्स कितने ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं प्रभावी शिक्षण। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण में सुधार के लिए इन्होंने समर्थन किया था। और इसके बाद अगर बात करें नए करिकुलम हायर एजुकेशन ओनली लिख दिया, तो मैंने आपसे बोला था ओनली वगैरह जहाँ दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। तो हायर एजुकेशन ओनली नहीं, द रिफॉर्म्स जो ये आए हुए थे ना, इनका टीचर एजुकेशन पे जो है जोर था, जनरल हायर एजुकेशन पे था ही नहीं, तो ये नहीं होगा। और रिमूविंग रेगुलेटरी बॉडी, अब भाई रेगुलेटरी बॉडीज़ को आप क्यों रिमूव करना चाहोगे, नियामक निकायों को क्यों हटाना चाहोगे। ये कमीशन का एम था रेगुलेशन को और ज़्यादा मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना, है ना, उनको हटाना नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि शिक्षा में नियामक निकायों को हटाने का प्रस्ताव बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, विच टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेज पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में पर्यावरणीय नीतियों में ऐतिहासिक विकास की जांच के लिए कौन सा शोध विधि सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है आपके पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च या प्रयोगात्मक शोध। दूसरा ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या वर्णनात्मक शोध। तीसरा ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च या ऐतिहासिक शोध। और चौथा ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध। कह रहे हैं कि बताइए एक ऐसा रिसर्च मेथड जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है उस समय पर जब आप हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए, आपको तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक एक ऑप्शन हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिख के, आसान प्रश्न है, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना। यहाँ तक अगर इस वीडियो को देख चुके हैं आप, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो है बधाई के पात्र हैं वाकई में। डेली आना, इन वीडियोस को देखना और बिल्कुल ही डिसिप्लिन तरीके से देखना अपने आप में बड़ी बात है। और ख़ास तौर से इतने लंबे लंबे वीडियोस, देखिए आजकल क्या है ना कि ये रील्स का ज़माना आ चुका है, 30-30 सेकंड के वीडियो को लोग स्किप करते हैं। और यहाँ पर इतने देर तक अगर आप वीडियोस को देख पा रहे हैं, मतलब आपके अंदर वो ललक है कि आप हासिल कर सको अपने लक्ष्य को। और उस लक्ष्य को हासिल करने में अगर आप डेली जुड़ोगे तो मैं आपकी मदद ज़रूर करता रहूँगा। और आप ही जैसे सीरियस लर्नर्स के लिए हमने अपना जो टेलीग्राम का डाउट ग्रुप है वो बनाया हुआ है। और इसलिए मैं बीच में बोलता हूँ, ताकि स्टार्टिंग में बोल दूंगा तो जो भी लोग आएंगे उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डाउट ग्रुप है, वो जुड़ जाएंगे, फिर वो एक्टिव रहेंगे नहीं। तो इसलिए मैं बीच में बताता हूँ ताकि जो लर्नर्स यहाँ तक इन वीडियोस को देखें उनको ये पता चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक ऑप्शन डिस्कस करना। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इसमें कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है ना, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं और इसमें चरों में हेर फेर किया जाता है। जो वेरिएबल्स हैं इनको मैनिपुलेट किया जाता है, ओके। और ये आर्टिफिशियल या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं। ये रिलेशनशिप फाइंड आउट हम करना चाहते हैं किसके बीच में, कॉज एंड इफेक्ट
कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण और प्रभाव, और इसके बीच में क्या संबंध है इसको स्थापित करना चाहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सुटेबल नहीं होगा, ये नहीं होगा सही। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना, ये करंट कंडीशन को डिस्क्राइब करता है लेकिन पास्ट डेवलपमेंट को एक्सप्लोर नहीं करता है, यानी कि, और यहाँ पर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, यानी कि हम अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जो भूतकाल है इसके बारे में बात करें, तो ये तो होगा नहीं। हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही समझ में आता है और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा, ऐतिहासिक शोध। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है ना, ये एग्जामिन करता है पास्ट इवेंट डिसीजंस को, डेवलपमेंट्स को, और इन्वायरमेंटल पॉलिसी इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे जो है ये हमारे पर्यावरण में जो भी पॉलिसीज आ रही हैं इनका इवोल्यूशन हुआ है, इसको अगर हम ध्यान में दें तो इसके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च करना होगा। हमें इन डेप्थ इंसाइट दे देता है, ये बहुत ही गहन जो है हमें इसका समझ दे देता है, इंसाइट दे देता है, और समय के साथ कैसे ये बदलाव हो रहा है ये भी बता देता है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च इज़ द करेक्ट आंसर, ऐतिहासिक शोध जो है इसका सही उत्तर होगा। और समय के साथ कैसे बदलाव आ रहा है इसके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च हम देखते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है ना, गुणात्मक शोध, ये सब्जेक्टिव इंसाइट्स देता है और ये हिस्टोरिकल चेंजेज को पर्टिकुलरली टारगेट नहीं करता है। हाँ, ये हो सकता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च हिस्टोरिकल हो ये ज़रूरी नहीं है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ब्रूनर थ्योरी से। इन ब्रूनर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट आ गया तो तुरंत इसको ऐसे कर लिया करिए, और कंप्यूटर स्क्रीन में अगर नॉट आता है तो अपने पेज पे लिख लीजिए नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी ब्रूनर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास के प्रतिनिधित्व के तरीके के रूप में नहीं माना जाता है। पहला है इनएक्टिव, कार्यात्मक, दूसरा है आइकॉनिक, प्रतीकात्मक, तीसरा है सिंबॉलिक, ये भी प्रतीकात्मक, और चौथा है रिफ्लेक्टिव, प्रतिबिंबात्मक। तो बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। अगर हम ब्रूनर थ्योरी के बारे में बात करें तो कौन सा कंसिडर नहीं किया जाता है अ मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास के प्रतिनिधित्व के तरीके के रूप में। एक एक ऑप्शन डिस्कस करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है इनएक्टिव, इनएक्टिव क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेफर करता है लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्शंस एंड मोटर रिस्पॉन्स। अगर आप फिजिकल एक्शन के जरिए फिजिकली एक्टिव होके अपने शरीर का उपयोग करके मोटर रिस्पॉन्स देके, यानी कि अपने हाथ पाँव का उपयोग कर रहे हो, और फिर जो है यहाँ पर अगर आप कुछ एनेक्ट कर रहे हो, कुछ अगर सीख रहे हो, तो उसको हम कहते हैं इनएक्टिव। फर्स्ट मोड है ब्रूनर के फ्रेमवर्क में ये, और टिपिकली कब होता है ये, अर्ली चाइल्डहुड में, है ना। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है उस समय पे ये फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट होता है उसका, और उस समय पे जो है ये फिजिकली जो है वो चीज़ों को इनेक्ट करके सीखता है। और इसमें सेंसरी और मोटर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा, यानी वो सेंसेस से अपने सीखता है, अपने जो भी उसके इंद्रियां हैं उससे सीखता है, मोटर ओरिएंटेड होता है ये। तो ये पहला स्टेज है इनएक्टिव। फिर आइकॉनिक, आइकॉनिक भी जो है आपके ब्रूनर के थ्योरी में ही आता है। इसमें लर्निंग कैसे हम करते हैं, आइकॉन्स से समझ में आता है। आइकॉन्स मतलब यहाँ पे क्या है, प्रतीक, चिन्ह, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इमेजेस से। अगर आप इमेजेस देख के या विजुअल एड से कुछ सीख रहे हैं, है ना, तो इसको हम आइकॉनिक कहेंगे। ये स्टेज लर्नर्स को अलाउ करता है कि वो मेंटल इमेजेस तैयार करें। कोई भी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं तो अपने दिमाग में एक इमेज बनाएं उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। ये अर्ली स्कूल ईयर्स में देखा जाता है ना। फिर अगला है हमारे पास सिंबॉलिक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है तीसरा स्टेज, और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं उसके बारे में है। सिंबॉलिक जो है ना, इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और कैसे जो है हम रीज़न करेंगे, एडवांस रीजनिंग के लिए ये यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हम करते हैं, है ना। तो तीसरा स्टेज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए, नंबर्स के लिए, सिंबल्स के लिए, आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम करते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्टिव जो है ना, रिफ्लेक्टिव ब्रूनर के जो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इसमें ये इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक आता है। रिफ्लेक्टिव मोड जो है ना ये है ही नहीं, है ना। इनके थ्योरी में लर्निंग प्रोग्रेस करता है फिजिकल एक्शन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक एक करके। ये फिजिकल एक्शन से स्टार्ट होता है। तो फिजिकल एक्शन क्या हो गया, फिजिकल एक्शन जो छोटे बच्चे का देखते हो ना, बहुत ज़्यादा हाथों से पाँव से ऐसे करके सीखते हैं, कोई भी चीज़ है तो उसको टच करना चाहेंगे, तो इनएक्टिव है। फिर अगला फेज जो आता है हमारा, वो आता है आपका विजुअल इमेजरी। तो ये इमेजेस से और कुछ देख के, दृश्य से, तो ये हो जाता है आपका आइकॉनिक। और फाइनली एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, मेंटल इमेजेस वगैरह अगर बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, तो ये जो है
आपका आ जाता है सिम्बॉलिक। और ये तीन स्टेजेज हैं जिससे जो बच्चे हैं ना वो कॉग्निटिवली डेवलप करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि इसका करेक्ट आंसर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न पर, और बढ़ने से पहले एक बार मैं छोटा सा जानकारी आपको दे दूं। पेपर 1 में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो 899 प्राइस रखा गया है पेपर 1 के लिए। पर्सनल गाइडेंस मेरे तरफ से मिलेगा, मैं ही कवर करूंगा सारी चीज़ें, और जहां भी आपको डाउट आएगी मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर इस बैच में आप एनरोल करते हैं, पेपर 1 के हमारे बाउंस बैक बैच में अगर आप एनरोल करते हैं तो 40+ क्वेश्चंस अगर आप जैसा मैं कहूँगा वैसा करते जाएंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम पढ़ रहे हैं बैच में उसको करेंगे, तो 40+ क्वेश्चंस जो है ना आप सही कर पाएंगे अपन पेपर 1 में। और आप जानते हैं कि पेपर 1 में अगर आप 40+ क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो यानी कि जो आपकी JRF की राह है वो आसान हो जाएगी, नेट की राह आसान हो जाएगी। और ये भी मान के चलिए कि अगर 218 कट ऑफ गया है तो बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि उस कट ऑफ के नीचे कट ऑफ आया हो। ये बढ़ ही सकता है, कम नहीं होगा, और इसके लिए आपको दुगना मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अगर आप चाहते हैं एनरोल करना इन बैचेज में तो 9015958713 इज़ द नंबर। इस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, विनय सर का नंबर है, और डायरेक्टली आप जो है ना बात कर सकते हैं, इस बैच में आप एनरोल हो सकते हैं। कुछ आखिरी दिन बचे हुए हैं, जल्दी से जल्दी आप एडमिशन्स ले सकते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, और इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। काइंडली वीडियो को जाकर लाइक कर दीजिए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के जरिए। 10वां प्रश्न, अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक एक्ट आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में भारत लाया था ये एक्ट, और ये भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसके बाद ये एक्ट को लाया गया था। विच अथॉरिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल। और तभी जो है हमने बात किया था ना इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, कोई भी हादसा हो जा रहा है ना, और कोई उसके ऊपर जिम्मेदार नहीं था, तो इसके लिए इसको यहाँ पर लाया गया था। बताइए कौन सी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है इन रेगुलेशंस को एनफोर्स करने के लिए, किस जो है प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो इन नियमों को लागू कराए। औद्योगिक प्रदूषक नियंत्रण, है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहला ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तीसरा ऑप्शन है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। और चौथा ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे कि आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा। और इसके बाद जो है हम एक एक करके पूरे ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं कौन सा इसका सही उत्तर हो। तो जैसा हम करते हैं एक एक ऑप्शन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था, और कह रहा है कि कौन सा इनमें से वो आपका अथॉरिटी है जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है इन रेगुलेशंस को एनफोर्स कराने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, है ना, कोई भी पॉलिसी अगर एजुकेशन से रिलेटेड है उसको एनेक्ट करवाना। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिम्मेदार था, है ना। तो ये जो है इसका नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होगा। पहले इसका HRD मिनिस्ट्री नाम था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो ये जो है इसका सही उत्तर नहीं होगा। फिर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देखिए केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड, यही इसका सही उत्तर है। केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यही जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है इन रेगुलेशंस को एनफोर्स कराने में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, और इसी की ये जिम्मेदारी है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से इसको पावर मिलता है वो, तो ये पावर के थ्रू ये इनेक्ट कराते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कि हाँ इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन जो है वो कैसे बाहर निकलना चाहिए, कैसे ट्रीट होना चाहिए पॉल्यूशन जो भी है, चाहे वो एयर हो चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, जो भी हो। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जैव विविधता के बारे में है, ना कि पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में है, तो ये भी नहीं होगा। और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है ना, ये फॉरेस्ट पर रिसर्च और इससे रिलेटेड एजुकेशन रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और देखिए इस वीडियो में यहीं तक ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि सही हैं, और मैंने यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड कर रखा है। आई होप कि आप सभी ने अच्छे से कुछ सीखा हो आज के क्लास में, आपके लाइफ में मैं कुछ पॉजिटिविटी ऐड कर पाया हूँ। डेली जुड़ा करिए इन सेशन से, अपने दोस्तों से भी बताइए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो भी आ रहा है इन सेशंस को देखने उनको पता चले कि हाँ ये सेशंस कितने फ्रूटफुल हैं आपके लिए, और आप में अगर कुछ सुधार आ रहा है उसके बारे में भी बताइए।
चलिए इस वीडियो में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।